हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय विद शुभी शो। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो जिसका टॉपिक है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। इस वाले चैनल में हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब फोर्स क्या होता है और उसके कितने सारे टाइप्स है, तो हम सब कुछ के बारे में इस बार पढ़ने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हो। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ सीख सकें। और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक स्टोरी लाइन पढ़ेंगे जिससे कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा पढ़ने में। स्टोरी कुछ दिखते हैं, पढ़ते स्टोरी। इट वॉज अ विंडी डे. सोनाली एंड रागिनी वेर एक्साइटेड टू गो ऑन साइकिलिंग. देयर समर वेकेशन had just begun and they wanted to explore the beautiful landscapes around their village. After pumping air into their bicycle tires, they set off. As they rode through the village, the wind rushes past them. Oh no, the wind is pushing me hard, said Ragini, smiling. Sonali replied, we are riding against the wind. We must push our pedals harder to move faster. मतलब बहुत ज़्यादा विंडी डे होता है, जैसे जिस दिन बहुत ज़्यादा हवा चल रही होती है, उस दिन का ऐसा टाइम का दिन था। दो लड़कियां थी, इसमें से एक का नाम था सोनाली, दूसरी का नाम था रागिनी। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि वो जा रहे थे साइकिलिंग में, क्योंकि उनके समर वेकेशन अभी जस्ट शुरू हुए थे और उन्हें क्या करना था, अपने गांव के अगल बगल वाले लैंडस्केप्स को एक्सप्लोर करना था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने बाइसाइकिल की जो टायर्स होते हैं उनमें हवा भरी और वो चलने लगे। मतलब पहाड़ था ना, तो वो उस पहाड़ में चढ़ने लगे। तो ये बहुत तेज़ हवा आती है, इसकी वजह से उनकी साइकिल जो है वो थोड़ी थोड़ी पीछे, मतलब साइकिल जैसे हवा आती है तो साइकिल की आपकी पीछे खींचेगी। तो रागिनी बोलती है कि मुझे कोई जो हवा है वो मुझे बहुत तेज़ी से पीछे खींच रही है। और फिर सोनाली स्माइल करके रिप्लाई करती है कि हम विंड के अगेंस्ट साइकिलिंग कर रहे हैं, इसलिए हमें अपने पेडल्स और ज़्यादा ताकत से, मतलब अपने पेडल बहुत ज़्यादा ताकत से हमें पेडल करना पड़ेगा, तभी हम जल्दी जा पाएंगे आगे। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। देयर राइड टुक देम up a long part to a hilltop. Some parts of the road were rough, where they found it hard to pedal, while other parts were smoother, where they can reached the top and were enjoying the view. They heard thunder and saw flashes of lightning at a distance. Even though it looked beautiful, they decided to head back immediately. On the way back, while passing a herd of sheep, they pressed their bicycle bell and turned the handles to change direction. मतलब क्या हुआ, जब वो ऊपर पहुँचे, पहाड़ एकदम टॉप में पहुंच गए, तभी बिजली कड़कना शुरू हो जाती है। वैसे तो वो बहुत सुंदर लग रही थी, बट उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें जल्दी वहाँ से जाना चाहिए। जब वो नीचे उतर रहे थे तब क्या हुआ कि वहाँ पे हर्ड ऑफ शीप्स उन्हें मिली, तो जिसकी वजह से उन्होंने अपनी मतलब जो साइकिल में जो बेल होती है उससे बजाय, इसकी वजह से वो हट जाएंगी, और साथ ही साथ अपनी साइकिल का हैंडल भी इधर उधर मूव किया, जिसकी वजह से उनकी डायरेक्शन चेंज होने लगी। थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं। एज दे वर कमिंग डाउन टू स्लोप ऑफ हिल, दे रियलाइज दैट देयर बाइसिकल वेर मूविंग डाउन एट अ ग्रेट स्पीड, इवन दो दे वर नॉट पैडलिंग. सोनाली yelled, it's thrilling. It seems something is pulling us downhill. What could it be? हुआ क्या, जब वो नीचे जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनकी बाइसिकल जो है वो बहुत तेज़ी से नीचे जा रही है, जबकि वो पेडल भी नहीं कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा, मतलब ग्रेट स्पीड में नीचे जा रही थी। और सोनाली बोलती है कि बहुत कोई तो चीज़ जो हमें बहुत तेज़ी से नीचे खींच रही है। जब वो पहाड़ चढ़ रहे तब उन्हें थोड़ी दिक्कत हो रही थी, ऊपर चढ़ने में बहुत ज़्यादा उन्हें तेज़ी से पैडल करना पड़ा था, पर अब उतरते समय उनके साथ ऐसा हुआ है उन्हें पैडल भी नहीं करना पड़ा, उनकी साइकिल बहुत ज़्यादा तेज़ी स्पीड में नीचे जा रही है। सोनाली का यही क्वेश्चन हुआ कि कोई तो चीज़ है जो भाई हमें नीचे खींच रही है। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ फोर्स। इस फोर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। सिंपल सी एक्टिविटी है, इसमें टेक अ कार्डबोर्ड, ट्राई मूविंग द बॉक्स इन एज मेनी डिफरेंट वेज एज यू कैन थिंक ऑफ। एक कार्डबोर्ड लेना है, कोई भी चीज़ दे सकते हैं आप, उसे कई तरीके से मूव करने की कोशिश कीजिए। आप दो ही चीज़ों में उसे मूव कर पाएंगे, एक तो पुश कर पाएंगे, उसे पुल कर पाएंगे, उठा भी पाएंगे, है ना। Did you move the box in any other way than shown in the picture? In all the ways that you might have used to move the box, you had to apply a push or pull to the box. Generally, the push or pull applied on an object is called force in science. मतलब जब आपने उस बॉक्स को या फिर किसी भी आइटम को लिया होगा, तब आपने उसको काफ़ी टाइप से, मतलब उसे मूव करने की कोशिश की होगी। जैसे मूव करने की कोशिश की होगी, जैसे पिक्चर में आपको देखा होगा, उसे आपने या तो पुश किया होगा तो पुल किया होगा। मतलब जनरली किसी भी ऑब्जेक्ट में जब पुश और पुल होता है, तब किसी भी ऑब्जेक्ट मान लो होते हैं, तो उसे हम लोग फोर्स बोलते हैं साइंस में। नाउ हाउ डू फोर्स अफेक्ट थिंग्स, मतलब फोर्स चीज़ों को कैसे अफेक्ट करती है, डी हमारी जो चीज़ें होती है उसे कैसे अफेक्ट करती है, ठीक है। अ फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, मतलब जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लो वो सीधे से रखा है तो वो उसको एक मूव कर सकती है, किसी भी चीज़, किसी भी ऑब्जेक्ट को।
अ फोर्स मे चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकती है। फोर्स में चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब जो फोर्स है वो किसी भी स्पीड ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। अ फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब जो फोर्स है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकती है। यहाँ पे एक टेबल है जिसमें आपको फिल करना होगा। टेबल 1 में योर फ्रेंड होल्डिंग योर मूविंग बाइसिकल फ्रॉम बिहाइंड टू स्टॉप इट। ये पुश हुआ कि पुल युआ पुल, स्टॉपिंग इफेक्ट हुआ आपका स्टॉपिंग और डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द बाइसिकल। नंबर 2 हुआ हिटिंग अ मूविंग बॉल विद अ बैट। ये पुश हुआ कि पुल हुआ युआ पुश, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल। प्रेसिंग एन इन्फ्लेटेड बलून, यू आर पुश, चेंजिंग इन शेप ऑफ द बलून। ठीक है, आप फोर्थ वन में कुछ भी लिख सकते हो, जैसे भी हमने इफेक्ट थिंग्स में जैसे भी जस्ट डिस्कस किया है, तो आप इसको समझ के आप अपने हिसाब से कोई भी लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ इमेजेस हो गई, अप्लाइंग फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स, लाइक इसमें आप ड्रॉवर है आप उसे पुल करोगे, यहाँ पे एक रबर बैंड है जिसे भी आप पुल करोगे, यहाँ पे आप बॉल को भी रोकोगे, है ना। आर फोर्सेज एंड इंट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो फोर्स है क्या वो दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट में इंट्रैक्शन करती है। व्हेन यू पुश अ टेबल योर हैंड इज ऑन ऑब्जेक्ट अप्लाइंग फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट द टेबल, हेयर वी कैन से दैट योर हैंड आर ऑन द टेबल आर टू ऑब्जेक्ट्स इंट्रैक्टिंग विथ ईच अदर। मतलब क्या है, जब आप किसी भी टेबल को धक्का देते हो तो उसमें दो ऑब्जेक्ट्स का काम होता है, जैसे आपका एक हुआ आपका हाथ, दूसरा हुआ टेबल। सो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स तभी पॉसिबल है जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंट्रैक्शन हो। एज योर हैंड इज ऑब्जेक्ट, इसमें बताया गया हैंड एंड द टेबल आर टू ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, तभी जब भी दो चीज़ें एक साथ इंट्रैक्शन में आई तभी जाके फोर्स पॉसिबल हुआ। So think of all the actions listed in table 5.1. How many objects are involved in each of the actions? Do you notice that forces result only when two objects are interacting in some way or the other? From these examples, we can infer that at least two objects must be interact for a force to come into play. इसमें क्या करना है आपको, जो मैंने आपको अभी लास्टली टेबल दिखाई है ये वाली, इसमें आपको जब आप इसको इस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करोगे तो वो पूछ रहा है मेनली कि जब आपने इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया तो क्या आपने ये चीज़ नोटिस की कि फोर्स तभी होता है जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंट्रैक्शन होता है। और फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स यू कैन इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट इज नीडेड। फोर्स तभी होगा जब दो एटलीस्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। लास्ट वाली पैराग्राफ पढ़ते हैं। फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंट्रैक्शन with another object. The SI unit of force is Newton, written with a small n and its symbol is n. तो ये मेनली आपकी हो गई फोर्स की प्योर डेफिनेशन। और SI यूनिट ऑफ फोर्स हुआ आपका न्यूटन, जिसे हम रिटन इन विद स्मॉल n और उसका सिंबल हुआ आपका n। ओके, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हुआ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज, मतलब कितने टाइप की फोर्सेज होती हैं। In many situations we find that we apply a force on an object. Physical contact is necessary between our body and the object. This contact can be direct, such as using our hands or our body or our body part, or indirect, such as using a stick or rope. Forces of this type which act only when there is a physical contact between the objects are called contact force. मतलब फोर्स देखो, अभी हमने ये चीज़ पढ़ ली है, तो फोर्स तभी होती है जब चीज़ों के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ये होगा तभी जैसे हमारी बॉडी और ऑब्जेक्ट, ये हो गया दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच में कॉन्टैक्ट हुआ तब जाके फोर्स पॉसिबल हुई, है ना। इसलिए किसी भी चीज़ में कॉन्टैक्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसी को हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है मस्कुलर फोर्स। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज मस्कुलर फोर्स, वेयर वी कैन परफॉर्म एनी फिजिकल एक्टिविटी सच एज वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग, जंपिंग और स्ट्रेचिंग। द फोर्स कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स in our body. The force resulting due to the action of muscles known as muscular force. Muscular force occur when muscles contract and elongate while doing an activity. Animal, birds, fish and insects use muscular force for movement and survival. Muscular force एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट फोर्स का, मतलब जैसे जब भी आपकी बॉडी के बाहर जब भी आप किसी चीज़ के बीच में जब कोई भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, सच एज स्ट्रेचिंग, वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग, जंपिंग, और तो इसमें हमारे फोर्स एक्शन होता है, जिसमें मसल्स हमारी स्ट्रेच करती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है,
और एलोगेट करती है। जब भी किसी एक्टिविटी में हमारी मसल्स ये परफॉर्म करती है तो हम उसे मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हमें दे रखा है एनिमल्स, बर्ड्स, फिश एंड इंसेक्ट्स यूज मस्कुलर फोर्स फॉर मूवमेंट एंड सर्वाइवल। पिक्चर्स में देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास पिक्चर भी दी गई है यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स बाय लिविंग बींग्स। यहाँ पे एक डियर है जो कि जब भी वो दौड़ेगा तब उसका मस्कुलर फोर्स हो। यहाँ पे एक स्नेक है, एक डॉल्फिन है, एक बेबी है और एक गर्ल है और एक बर्ड है। तो इन जब भी ये जितनी भी लिविंग बींग्स है, जब भी ये कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो इसमें मस्कुलर फोर्स होता है। ह्यूमन यूज द मस्कुलर फोर्स इन सम एनिमल्स टू कैरी आउट मेनी टास्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये पिक्चर दे रखी यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स बाय ऑफ एनिमल टू असिस्ट विद ह्यूमन टास्क। मतलब मस्कुलर फोर्स का ह्यूमन ने एनिमल्स की हेल्प से अपने काम को ईजी बनाने के लिए, अपने टास्क को करने के लिए काफ़ी लंबे समय तक मस्कुलर फोर्स में एनिमल्स का यूज़ किया था। एवर हेard ऑफ मस्कुलर फोर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in many functions inside our body. To this force helps us chew the food and push it to the alimentary canal during the process of digestion. The expansion and contraction of our heart muscles allow the blood to circulate in our body, a process essential for survival. ये बताना चाह रहा है कि जो मस्कुलर फोर्स है वो सिर्फ हमारी बॉडी के बाहर ही नहीं बल्कि बॉडी के अंदर भी पार्ट लेता है। क्योंकि जब भी आप कोई भी मान लो अपने आपका जो जब आप खाना खाते हो तो आप अपना माउथ च्यू करते हो फूड को, तो उसमें भी मस्कुलर फोर्स हुआ। जब आपका खाना डाइजेस्ट होता है तब भी मस्कुलर फोर्स हो जाता है। वो कैसे होता है, जैसे आप जिसमें वो एलिमेंट्री कैनाल में जाता है प्रोसेस में, जिसमें डाइजेशन होता है। उसके बाद एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आवर हार्ट, मतलब जब हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है तब भी वो मस्कुलर फोर्स ही बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्रिक्शन। A ball rolling on a flat ground stops it on its own after some time. If we stop pedaling our bicycle on a flat road, it slows down and comes to stop. मतलब जब एक बॉल किसी भी फ्लैट ग्राउंड में रोल करती है, जब आप किसी बॉल को फेंकते हो तो वो थोड़ी देर रोल करती है, उसके बाद थोड़ी बाद खुद ही रुक जाती है। वो बाइसाइकिल में भी जब आप पैडल एक बार कर दो कि मान लो आपने एक बार पैडल कर दी और आपने उसको रोक दिया तो थोड़ी बाद वो खुद ही स्लो हो जाएगी। इफ़ द रोड इज़ रफ इट स्टॉप सूनर दैन ऑन अ स्मूदर रोड। मतलब अगर मान लो वो जो रोड है वो रफ होगी तो वो जल्दी रुक जाएगी और स्मूदर रोड में जल्दी नहीं रुकेगी, वो तेज़ी से फिसलती चली जाएगी। और what causes the change in the speed of an object in such situation? We have learned earlier that the force is essential to change the speed of an object. However, in these all situations, no force appears to be acting on the objects. मतलब इसमें कौन सी फोर्स का यूज़ हो रहा है? जैसे हमने ये पढ़ा है कि जो फोर्स है वो एसेंशियल होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज करने में। तो ये कौन सी ऐसी फोर्स है जिसमें हमें फोर्स देख ही नहीं पा रहे हैं, अपीयर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स नोटिस नहीं कर पा रहे। सो वही हम इसमें पढ़ेंगे कि ये क्या है। येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज्ड एंड दे कम टू स्टॉप आफ्टर सम टाइम। इट इज़ पॉसिबल दैट सम फोर्सेज आर नीडेड एक्शन ऑन देम व्हिच फोर्सेस दैट। मतलब अभी हमने इस चीज़ नोटिस की, जब बॉल खुद ही रुक रही है तो फोर्स में भी एक्शन चाहिए। सो देखते ही ऐसा क्या है फ्रिक्शन जो कि थोड़ी सी अलग हो रही है हमारी फोर्स से। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने मतलब इसी टॉपिक फ्रिक्शन के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऑन पुशिंग द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर स्लाइडिंग ऑन अ सर्टेन distance. This must be due to the force action between the surfaces of the sliding object and the table or floor which are in contact. मतलब जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो, जैसे यहाँ पे एक इमेज में भी दे रखा है डिस्टेंस, दिस मस्ट बी ड्यू टू फोर्स। ये क्यों मूव हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स हमारे आपके हैंड और ऑब्जेक्ट के बीच में इंट्रैक्शन करी, जिसकी वजह से हम यहाँ पे फोर्स को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। नहीं अभी बच्चा है। दिस फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। मतलब जो हो सकता है जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट में परफॉर्म कर रही है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे मोशन देख सकते हैं, फोर्स दे सकते हैं। द फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स और ट्राइज टू मूव ओवर अनदर सर्फेस इज कॉल्ड अ फोर्स और फ्रिक्शन और सिंपली फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन। फ्रिक्शन फोर्स तभी काम करती है जब दो ऑब्जेक्ट सरफेस में आते हैं और एक दूसरे ऑब्जेक्ट को कोई अनदर सरफेस, मतलब एक सरफेस अनदर है, दूसरा सरफेस अनदर है। सो फ्रिक्शन फोर्स तभी काम करती है जब दोनों सरफेस और डायरेक्शन अलग अलग होते हैं।
The force friction in contact force, since it arises due to the two surfaces in contact, friction arises due to the irregularities into two surfaces in contact. Even surfaces which appear smooth have a large numbers of minute irregularities. Figure 5.6. When placed in contact, the irregularities of two surfaces lock into each other and the oppose any effort to move on one surface over the other. सिंपली ये बोलना चाह रहा है फ्रिक्शन फोर्स का, मैं आपको एकदम सिंपली बताऊं तो जब फ्रिक्शन फोर्स होता है जब एक और दूसरा ऑब्जेक्ट का सरफेस डिफरेंट हो, एक ऑब्जेक्ट स्मूथ है दूसरा रफ है, तो फ्रिक्शन हो सकता है। जैसे बॉल होती है, मान लो बॉल आपने फेंका तो वो घास में जाके गिर रही है, तो आपका बॉल तो चलो स्मूथ हो गई, घास वाला जो हो गया एरिया रफ हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे आप फ्रिक्शन देख सकते हो। तो फ्रिक्शन तभी होता है जब दो ऑब्जेक्ट, एक रेगुलर हो दूसरा इनरेगुलर हो, सो उधर हम फ्रिक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे एक इमेज दी गई होगी, फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस ड्यू टू इनरेगुलरिटीज़, है ना, जब दो सरफेस इनरेगुलर होते हैं तब फ्रिक्शन होता है। डज दिस मीन दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी ग्रेटर इफ द सरफेस आर रफ? यस, जब सरफेस रफ होता है तब जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो उतना ज़्यादा ग्रेट नहीं होता है, बट स्मूदर में ज़्यादा होता है, वो तो हमने फोर्स में पढ़ा ही था। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी का जो हमारा चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हमें देखने को मिलेंगे, और भी टाइप्स के फोर्स यहाँ पे हम देखने को मिलेंगे। सो हम बाकी का कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिट, और अभी तक के लिए बाय बाय।